हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। डे 2 है आज हमारा। डे 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। डे 1 में क्या डिस्कस किया था हमने? डे 1 में डिस्कस किया था हमने लीनियर पेयर डिस्कस किया था और अपोजिट एंगल डिस्कस किए थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स डिस्कस किए थे वहाँ पे। सो उस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी आज डे 2 करते हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। और दो लाइन के पैरेलल अगर कोई तीसरी लाइन हो जाती है तो क्या होगा, और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ये तीन कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। देखो क्लास 8th में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं हम कि दो पैरेलल लाइन होती है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है। सो ये सारी चीज़ें हम क्लास 8th के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे एंगल होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। सॉरी, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इनको। ये एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल होगा, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे इस लेक्चर को कवर किया है। अगर कोई डाउट आता है आपको तो क्लास 8 के मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। उसमें अभी हम इसके ऊपर एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ये भी क्लास 8th में थ्योरम हमने प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं? कि ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ये 1 और 2 दोनों इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 8 के अंदर पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अभी यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर, ठीक है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो क्लास 8 का लेक्चर जाके पहले देखिए, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे इजीली आपको समझ आ जाएगा। सो हम यहाँ पे कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम में क्या है? थ्योरम नंबर 6.2, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहती है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then its interior alternate angles, then its each pair of interior alternate angles आर इक्वल, ठीक है। तो वहाँ पे दो अल्टरनेट एंगल के पेयर बनेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 4 है। तो ये कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। थ्योरम नंबर 6.2 का स्टेटमेंट यही है, ठीक है। अभी 6.3 है इसकी थ्योरम। 6.3 थ्योरम इसके अपोजिट है, वाइस वर्सा है। देखो, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो थ्योरम नंबर 6.2 इसका वाइस वर्सा है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सो दैट टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल for
two lines are equal then two lines will be parallel. Two lines will be parallel to each other. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन दिया है और ये स्टेटमेंट हो जाएगा. अगर पैरेलल लाइन होंगी तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या दिया है उसने कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. देन ये लाइन अगर हम L1 मान लें और ये लाइन अगर हम L2 मान लें, सो देन L1 इज पैरेलल टू L2. ठीक है. ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे कि इफ द पेयर ऑफ ईच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो L1 इज इक्वल टू होगा L2. सो दिस इज योर थ्योरम नंबर 6.3. थ्योरम नंबर 6.4 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 6.4 कहती है कि अगर थ्योरम नंबर 6.4 कह रही है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. देखो इसको कैसे देखेंगे, ये सब थ्योरम क्लास 8 में कवर कर चुके हैं. ठीक है. थ्योरम नंबर 6.4 क्या कह रही है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of interior angle, angles on the same side of the transversal is supplementary. देखो ये कह क्या रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. देखो अब ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या है, एक एंगल 3 है और एक एंगल 4 है. ठीक है. यहाँ पे क्या है 1 और 4 है. तो ये कह रहा है कि दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. उसका कहने का मतलब ये है. ठीक है. सो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले जो एंगल होंगे इंटीरियर एंगल, उनका सम कर लो तो वो होगा 180 डिग्री और इनका सम कर लोगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक है. इस स्टेटमेंट का मतलब, इस थ्योरम का मतलब ये है. ठीक है. थ्योरम नंबर 6.5 इसकी जस्ट अपोजिट है. थ्योरम नंबर 6.5 में क्या दिया है उसने कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 4, इफ एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन L1 विल बी पैरेलल टू L2. ठीक है. तो ये जस्ट इसका एक वाइस वर्सा स्टेटमेंट है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो उसके इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे, उनका सम अगर वो अगर सप्लीमेंट्री हैं ईच अदर, इफ़ दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन द टू लाइन्स विल बी पैरेलल. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट है इसका थ्योरम नंबर 6.5 का. सिंपल है. उसके बाद अगर दो पैरेलल लाइन है कोई हमारे पास और उन दो पैरेलल लाइन का एक तीसरी लाइन हो जाए पैरेलल, तो क्या होगा? ठीक है. दो पैरेलल लाइन ऑलरेडी हैं और एक तीसरी लाइन हम किसी एक लाइन के पैरेलल डाल देते हैं, तो क्या होगा? तो वो जो तीसरी लाइन हम डाल रहे हैं वो दोनों लाइन के पैरेलल होगी. सो एक देखो ये दो लाइन ऑलरेडी हैं, एक ट्रांसवर्सल हमने डाल दिया. सो L1 L2 आर पैरेलल टू ईच अदर और एक तीसरी लाइन हमने खींच दी L3 जो L1 के पैरेलल है. तो क्या वो L2 के भी पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी. क्यों होगी? देखो
अभी हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे क्या दिया है कि L1 इज़ पैरेलल टू L3, ये तो गिवन है, गिवन क्या है कि L1 इज़ पैरेलल टू L3 और हमें प्रूव करना है कि L2 इज़ पैरेलल टू L3। तो प्रूव क्या करना है कि L2 इज़ पैरेलल टू L3। देखो जब L1 L3 के पैरेलल है तो ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि L1 इज़ पैरेलल टू L3, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं। सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दो पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं, थ्योरम नंबर 6.2 से हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2, ओके। और अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, सो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, ओके। अभी हमें प्रूव करना है कि L2 और L3, देखो L1 और L2 ऑलरेडी पैरेलल है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब इसको अगर 5 मान लें, ठीक है, और इसको अगर हम 6 मान लें, ओके, तो देखो ये 6 एंगल किसके बराबर होगा, ये 6 एंगल बराबर होगा 4 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो गया, ओके। और 4 किसके बराबर है? 4 है 3 के बराबर, सो एंगल 3 हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अब 4 6 के बराबर हो गया। अब देखो 6 5 के बराबर होगा, 4 ये एंगल 6 के बराबर हो गया, क्योंकि क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, ओके। और 6 5 के बराबर होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों होगा? क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है क्योंकि L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो इंटीरियर अल्टरनेट है, 6 जो है 5 के बराबर होगा। और 5 किसके बराबर होगा? देखो 6 5 के बराबर है, 6 किसके बराबर है? 4 के बराबर है, और 4 किसके बराबर है? 3 के बराबर है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, या ऐसे लिख लो कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। 6 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 5 और 3 क्या है? ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए? जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर किसके लिए? L2 और L3 के लिए। अल्टरनेट इंटीरियर फॉर L2 एंड L3, दोनों लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर दो लाइन के इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। सो L2 इज़ पैरेलल टू L3। थ्योरम नंबर 6.3 पढ़ी है आपने कि अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 6.6 है, ये थ्योरम नंबर 6.6 है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अब हम एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं कुछ ये जो थ्योरम्स आपने पढ़ी है इस पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्राइब करूँगा, तो एग्जाम्पल से सारी थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको यूज़ जानना ज़रूरी है, किस थ्योरम का कहाँ पे यूज़ है और कैसे यूज़ है, ठीक है। सो इससे हम एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ, तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है, दो पैरेलल लाइन है, यहाँ P है और ये Q है, एक दूसरी लाइन है R और S, यहाँ पे कहीं पॉइंट है ये M, तो एक ये इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पॉइंट है M, ये एंगल है 135 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। ये Y पॉइंट है, ये X पॉइंट है। तो इसने दिया है कि PQ इज़ पैरेलल टू RS, PQ इज़ पैरेलल टू RS, एंगल MXQ इज़ इक्वल टू 135 डिग्री,
एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। ठीक है, एक्स एम वाई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस एंगल को फाइंड करने का तरीका क्या है कि पहले हम इसको ट्रांसवर्सल करते हैं। देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक तीसरी लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो एम से पास होती है, जो आर एस के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन आर एस के पैरेलल होगी तो वो लाइन पी क्यू के भी पैरेलल होगी। अभी जस्ट हमने थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, सो अभी देखिए, अगर इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ, ये दो एंगल मैंने क्या मान लिए, x और y मान लिए। हमें क्या फाइंड करना है कि x प्लस y कितना है, टोटल एंगल ये कितना है वो हमें फाइंड करना है। सो x क्या है, देखो x अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये जो mx है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। किसके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं इसको PQRS TU हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो M से पास होती है, दैट इज़ पैरेलल टू RS, सो दैट विल ऑल्सो बी पैरेलल टू PQ। अब यहाँ पे ये देखो 135 और x, 135 और ये MX एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो MX जब ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो 135 और x दे आर इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बने हुए हैं। तो हमने क्या बताया था कि दे विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो सप्लीमेंट्री होंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x प्लस 135 हो जाएगा 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 135 कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। ठीक है, सिमिलर फैशन में ये जो जो 40 डिग्री है दैट विल बी अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा y के लिए, है ना। एम वाई एक ट्रांसवर्सल होगा और ये y और 40 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, सो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो दैट विल बी 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो दैट विल बी 85 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं थ्योरम्स का यूज़ होगा सभी एग्जाम्पल्स में। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स में यही थ्योरम यूज़ होने वाली है। तो थ्योरम्स का अगर कमांड आपके पास अच्छा है, 3-4 स्टेटमेंट है वही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि भाई दो लाइन है कोई, ठीक है, ये पैरेलल है नहीं है ये हमें नहीं पता है, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका एक हमने ट्रांसवर्सल डाल दिया। ठीक है, ये L3 कोई ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल हमने डाल दिया इसका। अब ये क्या कहता है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन्हीं को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे अगर हम एक बाइसेक्टर डालते हैं, बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को आधा आधा ये बाइसेक्ट करेगा। ये देखो, ये कोई हमने इस पे बाइसेक्टर डाल दिया, इस पे एक बाइसेक्टर डाल दिया। ओके, तो इसको मान लेते हैं L4, इसको मान लेते हैं L5, ये दो बाइसेक्टर हमने डाल दिए इस पे। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि L4 एंड L5 दोनों पैरेलल हैं। ये गिवन है आपको कि L4 और L5 पैरेलल हैं। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि जो L1 और L2 हैं एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे, जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है,
देखो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं आपके इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। L1 L2 अभी हमने पीछे पढ़ा है थ्योरम्स में कि दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसी थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं P, यहाँ पे मान लेते हैं Q, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं B, ठीक है। ये यहाँ पे इस एक पॉइंट मान लेते हैं A, एक पॉइंट यहाँ पे E मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे हम G मान लेते हैं, और ये पॉइंट यहाँ पे C ले लिया हमने। ये हो गया R, और ये हो गया यहाँ पे S, ठीक है। तो लाइन है तो ये एरो दिखा दो, एरो दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से अभी हमें देखो कंसेप्ट क्लियर है ना, क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है हमें कि भाई L1 इज़ पैरेलल टू L2 और L4 इज़ पैरेलल टू L5, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ABE इज इक्वल टू EBQ, ठीक है। सो गिवन क्या क्या है देख लो। पहले गिवन है कि L4 इज़ पैरेलल टू L5, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि एंगल ABE इज़ इक्वल टू एंगल EBQ एंड एंगल BCG इज़ इक्वल टू एंगल GCS, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमें कि L1 इज़ पैरेलल टू L2। तो अगर हम प्रूव कर दें कि भाई ABQ इज़ इक्वल टू BCS, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपका L1 और L2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। सो अभी ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, L4 और L5 एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो BC होगा, BC विल बी ट्रांसवर्सल, है ना। BC आपका होगा ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ओके, तो इस ट्रांसवर्सल के लिए ये देखो, ये इसको थोड़ा कंसेप्ट को यहाँ समझ लो कि ये आपका कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। ये आपका L4 है और ये L5 है, ठीक है। और ट्रांसवर्सल ये लाइन हो गई, ये जो L3 है ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। L3 इस तरह से जा रही है। तो और ये वाली जो लाइन है, ये इसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं अभी। तो एक एंगल हो गया ये वाला, है ना, और एक एंगल हो गया ये वाला। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं 1 है, और ये वाला 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो यहाँ पे देखो आप कि ये जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल ये होगा, और एंगल 2 वाला एंगल ये होगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, L4 और L5 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक दूसरे के। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो क्या होगा, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल हो, सॉरी ये 2 नहीं 3 है, 3 है ना यहाँ पे, हाँ। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। और 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। सो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 के बराबर क्या है, एंगल 3 है, और एंगल 3 के बराबर क्या है, एंगल 4 है। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 सब एंगल्स जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 1 + 2 करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा 3 + 4 के बराबर, ठीक है। अब ये 1 + 2 क्या है, 1 + 2 है आपका ABQ, ठीक है।
सो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अगर ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं, ये क्या है L1 और L2 के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो थ्योरम नंबर 6.4 या 5 है आपकी, वो क्या कहती है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो आपकी जो L1 और L2 लाइन है दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर लाइन L1 and L2 are equal. So by the theorem L1 is parallel to L2, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। इजी कंसेप्ट है। अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक फिगर दिया है आपको, और उस फिगर से आपको जो है एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे और उस फिगर में ये जो 2-3 थ्योरम्स हैं इन थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहती है कि एक आपके पास इस तरह का कोई फिगर है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे सी पॉइंट है और ये एक ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल डाल दिया, ये पॉइंट है आपका ई, एक लाइन यहाँ पे भी है, ठीक है। ये यहाँ पे एंगल बना जेड और ये एंगल है 55 डिग्री, ये एंगल है वाई और ये एंगल है एक्स, ठीक है। अब क्या क्या दिया है उसने थोड़ा देख लेते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। ये एंगल, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है यहाँ पे एफ, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे डी। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, EA is perpendicular to AB and angle BEF is equal to 55 डिग्री। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये एंगल इसने 90 डिग्री दे दिया, ओके। ये एंगल इसका 55 डिग्री है। तो देखो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखो कि AB इज़ पैरेलल टू CD, तो CD भी उसने पैरेलल दिया है EF के। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो AB विल बी पैरेलल टू EF, AB विल बी पैरेलल टू EF, ठीक है। AB EF के पैरेलल होगा, तो ये जब इसका परपेंडिकुलर है तो EF का भी परपेंडिकुलर होगा, देन AE विल बी परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है। ये जो AC परपेंडिकुलर है AB का, तो AE भी परपेंडिकुलर होगा EF का। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये टोटल एंगल हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। देन Z प्लस 55 विल बी 90 डिग्री। सो Z की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, दैट इज़ 35 डिग्री। सो Z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 35 डिग्री आ गई, ठीक है। Z की वैल्यू आपने निकाल ली। अभी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है। देखो अब AB इज़ पैरेलल टू EF, AB और EF दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला जो एंगल बना इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो Z एंगल है, पहले यहाँ पे आ जाओ, Y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस Z का ये देखो, इसको थोड़ा फिगर को ऐसे बना लो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और इस ट्रांसवर्सल में ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रखा है, ओके।
ये जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 35 डिग्री आ गई, मैं लिख देता हूँ 35 डिग्री ये आ गई, 55 डिग्री ये आ गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इस y की वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को हमने सेपरेट आउट करके लिख लिया। ठीक है, देखो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अब देखो ये एक ट्रायंगल है CDE एक ट्रायंगल है। तो 90 किसी भी ट्रायंगल में जो सम होता है वो कितना होता है, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देख लो, ये जो ट्रायंगल होगा CDE, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, y बनेगा, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो y की वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी 90 प्लस 35 डिग्री, कितना हो जाएगा 125 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 125 डिग्री आ गई। सो y इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब देखो ये जो y और x हैं दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, y और x आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, y एंड x आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो x की वैल्यू भी y के बराबर आएगी, दैट इज 125 डिग्री। तो यहाँ पे आपने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली, x, y और z की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपको करनी है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 में अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। उसके बाद अभी जब ये एक्सरसाइज 6.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इस लेक्चर को 6.2 करने के बाद आगे देखना है। तो मैं अभी आगे का टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आगे में क्या है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी क्लास 8th में आप पढ़ चुके हो, वहाँ पे मैंने इसको प्रूव भी किया है। सो थ्योरम 6.7 क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इसका प्रूफ आप क्लास 8 के लेक्चर में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको प्रूव किया है। उसके बाद इसका थ्योरम नंबर 6.8 है। सो 6.8 क्या कहती है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये भी क्लास 8th में बताया मैंने। उसमें क्या कह रहा है, अभी जो हमने इस क्वेश्चन में जो इससे पहले किया है उसमें जो थ्योरम यूज़ करी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली, कि ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3। तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये देखो एंगल यहाँ भी बन सकता है ये। ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये एंगल जो बराबर हो जाएगा ये 2 और 4 के बराबर हो जाएगा। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी बनेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे बनेगा। सो ये वाला हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, अगर ये 6 है सो एंगल 6 किसके बराबर होगा, 1 प्लस 4 के बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो ये होती है भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इसके बेस पे आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.3। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 से लेके और 8, 2 ही एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में। कंसेप्ट देखो, अगर आपको अच्छे समझ आ रहा है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे। और मैथ का एक फंडा है कि जो भी आपको चीज़ें दी हैं क्वेश्चन में पहले उनको लिख लो, पहले ये दिमाग मत लगाओ कि क्वेश्चन कैसे होगा। जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, सो इन फिगर 6.3 इफ़ QT इज़ पैरेलल टू PR, पहले एक फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया है इन्होंने,
इस तरह का, और यहाँ पे ये इस पे एक इन्होंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल है 30 डिग्री, ये T है, ये P है, ये Q दिया है, ये R है, ये एंगल X है, ये एंगल 40 डिग्री है, और सॉरी ये 30 नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने ये Y दे दिया, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि XYZ की वैल्यू क्या है। सिंपल है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, इसका पॉइंट हम मान लेते हैं PQRST, इसको मान लो A पॉइंट को ही मान लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को A पॉइंट मान लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल कितना होगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ये एंगल PAT कितना हो जाएगा, एंगल PAT प्लस 30 प्लस 90 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना इन ट्रायंगल PAT। PAT किस कोई ट्रायंगल है, PAT ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, ये 90 गिवन है, तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो एंगल PAT विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सो ये जो एंगल आ गया आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल QA को B मान लो, एंगल QAB विल बी इक्वल्स टू एंगल PAT इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये 60 डिग्री हो गया, सो इन ट्रायंगल QAB तीनों का एडिशन फिर 180 हो जाएगा। सो 40 प्लस 60 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज़ 80 डिग्री। सो Y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू 80 डिग्री आ गई। अभी देखो आपको फाइंड करनी है X की वैल्यू। देखो जब ये 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस ट्राइंगल में ले लो, QTR ट्राइंगल में आपको ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तो ये आसानी से निकाल लोगे। सो इन ट्राइंगल QTR सो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो X की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 40 130, सो दैट इज़ 50 डिग्री। सो X की वैल्यू यहाँ पे आ गई 50 डिग्री। समझ में आई बात। सो XYZ की X और Y की वैल्यू यहाँ पे आपने इस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 भी बड़ा सिंपल है, यही सब प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें एग्जाम्पल नंबर 8 भी प्रूव करना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया है उसने। वो कह रहा है कि साइड्स AB एंड AC और ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड। देखो एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक है, ये A है, ये B है और ये है आपका C। ठीक है, ट्राइंगल ABC है, ये उसमें X गिवन है, ये दिया है Y और ये दिया है Z। ठीक है, अब उस ABC को थोड़ा आगे प्रोड्यूस किया तो ये E बना कहीं पे और इसको आगे प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे बना कहीं D मान लेते हैं हम, यहाँ पे D पॉइंट है। और अब क्या होता है कि जो प्रोड्यूस किया है हमने, इससे एक एंगल बनेगा। ओके, ये दो एंगल बन गए यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि भाई इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर एक डाल दिया हमने, तो इस एंगल का बाइसेक्टर इसको कहाँ पे कट कर रहा है,
ओ पे कट कर रहा है, तो बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ओ पे कट हो गया। अब हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ सी की वैल्यू हमें दिखानी है। एंगल बी ओ सी ये वाला जो एंगल है, दैट बी ओ सी विल बी 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी। ठीक है, बी ए सी का हाफ दिखाना है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? अभी देखो, अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है, ये हमने क्या करा है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया है। ओके, सो अब इसमें एंगल फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान देना है कि सी बी ओ ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, सो गिवन क्या क्या है कि एंगल सी बी ओ, ये वाला जो एंगल है सी बी ओ विल बी इक्वल्स टू ई बी ओ, एंगल ई बी ओ। क्यों है? क्योंकि बाइसेक्टर है ये। ठीक है, बाइसेक्टर हैं तो इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल बी सी ओ विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। ये भी क्या है? ये भी बाइसेक्टर है। ओके, तो अभी ये जो एंगल ओ होगा, ये एंगल ओ किसके बराबर होगा? देखो, तीनों को अगर ऐड करें तो 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल बी ओ सी प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। देखो, इसमें सिंपली हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है बी ओ सी की वैल्यू। ठीक है, तो बी ओ सी की वैल्यू इधर, इसको ले जाओ सबको उधर, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ओ बी सी माइनस एंगल बी सी ओ। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि ओ बी सी और बी सी ओ की वैल्यू किस में कन्वर्ट करनी है? हमें बी ए सी में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, समझ गए बात? सो आपको ओ बी सी और बी सी ए को कन्वर्ट करना है किस में? बी ए सी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो एंगल सी बी ओ यहाँ पे क्या होगा? सी बी ओ और देखो दूसरी चीज़ क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा परपेंडिकुलर, ये इसका बाइसेक्टर है। सो एंगल सी बी ओ विल बी हाफ एंगल सी बी ई। ठीक है, सी बी ओ कौन सा है? सी बी ओ विल बी हाफ सी बी ई। ठीक है, इसका हाफ होगा। और सी बी ई किसके बराबर है? सी बी ई एंगल जो है, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, एक ये जो बन रहा है वो लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, सो हाफ सी बी ई किसके बराबर होगा? देखो सी बी ई, ये वाला जो एंगल और प्लस वाई मिलके दोनों क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। तो सी बी ई किसके बराबर होगा? 180 माइनस वाई के बराबर होगा, है ना, क्योंकि y और ये मिलके दोनों बनाएंगे 180 डिग्री। तो हाफ हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा? 90 माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सी बी ओ की वैल्यू निकाल ली आपने, यहाँ पे रख देंगे सी बी ओ की वैल्यू निकाल के। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम सी बी ओ की वैल्यू, सी बी ओ कह दो या ओ बी सी कह दो, हमने यहाँ पे ओ बी सी लिखा है तो इसको ओ बी सी लिख देते हैं। ठीक है,
एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू इतना होगा। उसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल और जेड दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे। सो एंगल बी सी डी, ठीक है। सो एंगल, अब इसका हाफ एंगल फाइंड कर लेंगे। सो ओ बी सी जैसे हमने किया उसी तरह बी सी ओ भी हो जाएगा, ठीक है। बी सी ओ, तो एंगल बी सी ओ क्या होगा, ये भी हाफ होगा। किसका हाफ होगा, देखो बी सी ओ इज हाफ ऑफ बी सी डी, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। बी सी डी क्या है, बी सी डी ये जो एंगल है बी सी डी, ठीक है। और ये जो बी सी डी एंगल है, बी सी डी जेड के साथ मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये भी 180 माइनस जेड हो जाएगा, ओके। सो इसको डिवाइड करो, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस ये आ जाएगा जेड बाई 2, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने ओ बी सी की वैल्यू निकाल ली और बी सी ओ की वैल्यू निकाल ली। ये दोनों वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ओ बी सी एंड बी सी ओ, ओ बी सी एंड बी सी ओ इन 1, दोनों की वैल्यू 1 में रख दो तो आपको क्या मिलेगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ बी सी, ओ बी सी कितना है 90 माइनस वाई बाई 2, 90 माइनस वाई बाई 2 और माइनस 90 माइनस जेड बाई 2, 90 माइनस जेड बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90 प्लस वाई बाई 2 माइनस 90 प्लस जेड बाई 2, ठीक है। 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 माइनस 90 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ वाई प्लस जेड, ठीक है। अब वाई प्लस जेड क्या है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ 180 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई, चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों को अगर ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 180 माइनस एक्स, जो y प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ से सोल्व करो तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 90 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है। x क्या है हमारा, x है एंगल ए बी सी। सो यहाँ पे प्रूव हो गया आपका कि 90 माइनस एंगल बी ए सी। तो ये क्या था आपका, ये था एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी ए सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाता है। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। तो 6.3 भी आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, दैट इज़ ए चैप्टर ऑफ ट्रायंगल। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और बच्चों में इसको शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बेनिफिट पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।